कहते हैं सांप का डर जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। कैंसर के साथ भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है और जो हर साल बढ़ रही है। न्यूज़ मीडिया ने रूस की वैक्सीन की एक ऐसी छवि बना दी है कि आज हर कोई उस चमत्कारी वैक्सीन की इंतज़ार में है जो इस खतरनाक बीमारी को हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन क्या ये महज एक उम्मीद है या किसी साइंस फिक्शन फिल्म का स्क्रिप्ट है? इस वीडियो में आज हम इस सच्चाई को उजागर करेंगे कि क्या आज कोई ऐसी वैक्सीन मौजूद है जो कैंसर से हमें सुरक्षित कर सकती है। आज हर 5 में से एक इंसान कैंसर के रिस्क पर है और हर छठी डेथ कैंसर की वजह से हो रही है। हम में से हर किसी ने आसपास आज कैंसर के मरीजों को देखा है। उनमें से कुछ लोग कैंसर को हराकर एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और कुछ लोगों को इस बीमारी से आहत होते हुए भी देखा है। जब कैंसर ठीक नहीं होता तो सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जो इस कैंसर को मिटा सके। ऐसे में अगर कैंसर वैक्सीन की न्यूज़ सुनने को मिलती है तो लगता है ये सदी का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। समझते हैं कि कैंसर वैक्सीन क्या है। कैंसर वैक्सीन आपके अंदर एक सीक्रेट वेपन है और ये आपके शरीर को एक सुपर पावर देता है। वैक्सीन आमतौर पर बहुत ही कमज़ोर किए गए कीटाणुओं से, जर्म से या सेल्स के पार्ट से बनाई जाती है। जैसे ही ये वैक्सीन आपकी बॉडी में प्रवेश करती है तो इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स टी सेल्स और बी सेल्स जाग उठते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ ऐसे ट्रेंड एजेंट्स की तरह से काम करते हैं कि जब फ्यूचर में रियल डिसीज़ का अटैक होता है तो उसे पहचान कर तुरंत रेस्पॉन्स देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं और शरीर को बीमारी से बचाते हैं। अब इस डिफेंस सिस्टम में ट्विस्ट ये है कि कैंसर सेल्स अपने आप में ही एक अलग मिस्ट्री है। ये अपने सीक्रेट सिग्नल्स को छिपा लेती हैं और बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्हें नहीं पहचान पाता है। इमेजिन करें कि जब तक इम्यून सिस्टम को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सेल्स आपके असली दुश्मन हैं, तब तक ये कैंसर सेल्स अनदेखे ही बॉडी में अपने कैंसर स्प्रेड के मिशन पर काम करती रहेंगी और कैंसर को बॉडी में फैलाती रहेंगी। इस चैलेंज को सुलझाने के लिए साइंटिस्टों ने एक ब्रिलियंट वेपन इंट्रोड्यूस किया जिसे कैंसर वैक्सीन कहते हैं। कैंसर वैक्सीन कैंसर सेल्स के ही कुछ खास पार्ट्स, जिन्हें ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन या ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन कहा जाता है, उनसे तैयार की जाती है और इन पार्ट्स के मिलने से इम्यून सिस्टम को वो की मिल जाती है जिससे वो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिजल्ट रहता है कि नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स जैसे इम्यून वॉरियर एक्टिवेट हो जाते हैं और इन छिपे हुए कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। बेशक हमने कैंसर वैक्सीन को बनाने में काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस सीक्रेट मिशन में बाधा डालते हैं। पहली हर्डल है सही एंटीजन का चुनाव। जबकि ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन का एक्सप्रेशन बहुत ब्रॉड होता है और इसलिए हेल्दी टिश्यू पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। दूसरी हर्डल है ट्यूमर का माइक्रो इन्वायरमेंट। कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव होता है और जहाँ पर वैक्सीन या मेडिसिन का इफ़ेक्ट काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी हर्डल है ट्यूमर या कैंसर की हेट्रोजेनिसिटी। कैंसर सेल्स के अंदर बहुत से मार्कर्स और पाथवे होते हैं जिनसे वो ग्रो करते हैं। जब एक तरह के मार्कर्स या पाथवे सप्रेस होने लगते हैं या कोई मेडिसिन उनको दबा देती है तो दूसरे मैकेनिज़्म से ये ग्रो होने लगते हैं। इसी मैकेनिज़्म या इस प्रॉपर्टी की वजह से मेडिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिससे कैंसर सेल्स फिर से ग्रो करने लगती हैं। इन्हीं चैलेंज भरी सिचुएशंस में साइंटिस्ट नए पाथवेज और नए स्ट्रेटजीज़ को तलाशते हैं जिससे थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। आज मौजूद कैंसर सेल वैक्सीन्स को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स और प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन्स। थेरेप्यूटिक वैक्सीन्स वो हैं जब शरीर में कैंसर पहले से ही मौजूद हो तो थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को उस कैंसर से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। ये वैक्सीन कैंसर के स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन या ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन को टारगेट करती हैं और आपके इम्यून सेल्स तुरंत मोबिलाइज हो जाते हैं और कैंसर सेल्स पर अटैक करते हैं। थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स काफ़ी तरह की होती हैं। पहली हैं ट्यूमर सेल वैक्सीन्स जिसके अंदर पहले से ही इनएक्टिव की गई
या फिर मॉडिफाई की गई कंप्लीट ट्यूमर सेल्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उस तरह के कैंसर के विरुद्ध लड़ाई करता है। डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन्स में सबसे पहले मरीज के शरीर से प्लाज्माफेरेसिस प्रोसेस के द्वारा डेंड्राइटिक टी सेल्स को निकाला जाता है और उसके बाद उन्हें लेबोरेटरी में कैंसर एंटीजन से लोड किया जाता है और वापस मरीज के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहां वो शरीर के टी सेल्स को कैंसर को आइडेंटिफाई करना सिखाती हैं ताकि वो कैंसर से लड़ सके। तीसरे हैं न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स, जो mRNA और DNA से बनते हैं। mRNA वैक्सीन के अंदर मैसेंजर RNA होता है जो हमारे शरीर की इम्यून सेल्स को कैंसर सेल्स को पहचानना सिखाता है। इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये वैक्सीन यूजुअली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दी जाती है। DNA वैक्सीन के अंदर सर्कुलर प्लाज्मिड DNA होता है जिसमें कैंसर सेल्स का प्रोटीन का जेनेटिक कोड होता है। DNA सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ वो mRNA में ट्रांसक्राइब होकर इस प्रोटीन का निर्माण कराता है। इससे इम्यून सिस्टम का एक टारगेटेड रेस्पॉन्स तैयार होता है और कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए हेल्प मिलती है। इस वैक्सीन को भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दिया जाता है। दूसरे हैं प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। इन्हें रियल मीनिंग में वैक्सीन कहा जा सकता है क्योंकि ये कैंसर को शुरू होने से ही रोकते हैं। प्रिवेंटिव वैक्सीन्स कैंसर करने वाली इन्फेक्शन या सेल पार्ट के एंटीजन से तैयार की जाती हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर को रोकने के लिए तैयार करती हैं। अब जानते हैं कौन कौन से कैंसर वैक्सीन्स आज यूज़ के लिए उपलब्ध हैं। पहले हैं थेरेप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स, स्पिक्यूलेटेड टी सेल्स या प्रोवेंज। इस वैक्सीन को प्रोस्टेट कैंसर में तब दिया जाता है जब पहले बाकी और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जा चुकी है और बीमारी फिर से बढ़ रही है। इस वैक्सीन से लगभग 4 महीने का सर्वाइवल एडवांटेज मिल सकता है। टीवैक मैलिग्नेंट मेलेनोमा की वैक्सीन है और ये एक मॉडिफाइड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 पर आधारित ऑन्कोलिटिक वैक्सीन है। ये वैक्सीन कैंसर कोशिकाओं को सिलेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर मरीज में मेलेनोमा के लीजन्स फिर से डेवलप हो रहे हैं, रिकरेंस हो रही है और ऐसे हैं कि उन्हें सर्जरी द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, इस वैक्सीन को सीधा मेलेनोमा के अंदर लोकल ट्रीटमेंट की तरह इस्तेमाल करके डायरेक्ट लीजन में इंजेक्ट कर दिया जाता है और जहां ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं जिससे कि मेलेनोमा को डिस्ट्रॉय किया जा सके। BCG वैक्सीन को सुपरफिशियल या अर्ली स्टेज वाले यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑन्को स्पेसिफिक BCG वैक्सीन को यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर में TURBT सर्जरी के बाद डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ ये हाई रिस्क केसेस में यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर के दोबारा आने के रिस्क को कम करती। डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन्स को ब्रेन के ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा में भी काफ़ी रिसर्च और रिकमेंडेशंस के बारे में अपडेट आती हैं, लेकिन अभी इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है। अब बताते हैं उन प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन्स को जो आज अवेलेबल हैं और कैंसर को डेवलप ही नहीं होने देती हैं। पहली है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन या HPV वैक्सीन। ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर, एनल कैनाल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा किए जाने वाले कैंसर्स के विरुद्ध काम करती है। ये वैक्सीन शरीर के अंदर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन को होने से बचाती है, जिससे इस वायरस के होने वाले कैंसर्स का इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है और उनके रिस्क को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आइडियली ये वैक्सीन 15 साल की उम्र से पहले दे देनी चाहिए। 26 साल तक भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ध्यान देने वाली बात और समझने की बात ये है कि ये वैक्सीन कैंसर का इलाज नहीं है, ये बस उस इन्फेक्शन को बचा रही है जो कैंसर कर सकती है। और ये वैक्सीन मिलने के बाद भी सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो नियमित रूप से चलती रहनी चाहिए। वैक्सीन स्क्रीनिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी है HBV वैक्सीन, मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, और ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होने वाले लीवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से प्रिवेंट करती है। हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन
HBV इन्फेक्शन के विरुद्ध इम्यूनिटी तैयार करती है और शरीर उस इन्फेक्शन की वजह से होने वाले लीवर कैंसर से बचता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ HBV इन्फेक्शन को बचाती है। इस वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बचपन में ही दे दिया जाता है और जो लोग हाई रिस्क पर होते हैं उन्हें एक नियमित शेड्यूल पर इसके बूस्टर लेते रहने चाहिए। सावधानी ये है कि ये हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन का इलाज नहीं है, बस उसको बचाती है, तो इसलिए टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 वैक्सीन के बाद mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर वैक्सीन्स में काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन कैंसर के लिए इस तरह की वैक्सीन अभी भी एक्सपेरिमेंटल है और उसके क्लिनिकल यूज़ का कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है। रशियन कैंसर वैक्सीन की न्यूज़ दिसंबर 2024 में काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन अभी तक एक्चुअल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की कोई न्यूज़ नहीं है। लोगों को पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक्चुअल साइंटिफिक डिस्कवरी में डिफरेंस को समझना चाहिए। साइंटिफिक डिस्कवरी वर्षों की मेहनत का परिणाम होती है और ये ब्रेक थ्रू हमें भविष्य के लिए रिसर्च के रोड मैप तैयार करती है। हर ब्रेक थ्रू ऑटोमेटिकली क्लिनिकल बेनिफिट में तब्दील नहीं होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। 2009 में 30S राइबोसोमल सब यूनिट की डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें हमारे भारतीय वैज्ञानिक वेंकटरमन रामाकृष्णन के साथ कई ब्रिलियंट माइंड्स शामिल थे। इस पर हमें गर्व महसूस करते हैं। इस सब यूनिट पर बेस्ड कुछ एंटीबायोटिक्स के एक्शन प्रूव हुए, लेकिन एक्चुअल यूज़ के हिसाब से देखें तो कैंसर के अंदर इसके ऊपर बेस्ड कोई क्लिनिकल रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं आया। इसी तरह से रॉल्फ एम स्टीनमैन को डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन्स के ऊपर डिस्कवरी करने पर नोबेल प्राइज़ मिला। इम्यूनिटी के फील्ड में ग्रेट डिस्कवरी करने वाले इस साइंटिस्ट के साथ काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ कि अवार्ड मिलने से कुछ दिन पहले ही पैनक्रिएटिक कैंसर से इनकी डेथ हो गई। आज दशकों बाद भी अगर हम डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन्स के एक्चुअल बेनिफिट की बात करें तो इसकी इंडिकेशंस कुछ लिमिटेड कैंसर्स में ही और कुछ लिमिटेड समय पर स्टेज 4 के अंदर तक ही सीमित है। इसके विपरीत रेक्टल कैंसर की ट्रीटमेंट में एक इनोवेटिव सर्जिकल प्लान डॉक्टर हील ने डेवलप किया, जिसे मीजोरेक्टल प्लेन या होली प्लेन कहा जाता है, और इस सर्जिकल अप्रोच से रेक्टल कैंसर के पेशेंट्स के सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 50% से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। आज पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस ब्रेक थ्रू टेक्निक को कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। जब तक किसी मेडिकल रिसर्च को कोई ठोस एविडेंस और सेफ्टी प्रूव नहीं हो जाती है, उसे प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं लाया जाता है। कई बार बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल रिसर्च को उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती है, जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण रिसर्च को मीडिया अत्यधिक प्रमोट कर देता है। ये वास्तविकता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या साइंटिफिक और मेडिकल इनोवेशंस का मूल्यांकन सिर्फ मेडल्स, अवार्ड्स या मीडिया में पब्लिसिटी के बेसिस पे किया जाना चाहिए। एक्चुअल बात, एक्चुअल बेनिफिट और एक्चुअल अचीवमेंट यही है कि इन खोजों से पेशेंट्स के लाइफ में कितना सुधार आता है। आज अक्सर ऐसा लगता है कि कैंसर वैक्सीन जो कैंसर के होने के बाद उसको दोबारा होने से बचाने की एक कोशिश है, उसके असली बेनिफिट को जाने बिना ही एक अननेसेसरी ब्रेक थ्रू की तरह मीडिया में प्रमोट की जा रही है। और लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस बात को दे रहे हैं कि सर्जरी के बाद रिकरेंस होगा ही और मेटास्टेसिस होगा ही, और कैंसर वैक्सीन ही उससे बचा सकती है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का कमर्शियल बेनिफिट का एंगल भी शामिल है, और इस वास्तविकता से हम ध्यान हटाकर बेकार के हाइप में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे पास टाइमली प्रिवेंशन की, टाइमली डिटेक्शन की, अर्ली डिटेक्शन जिसे सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रीनिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, लेकिन इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं है। टाइमली स्क्रीनिंग और टाइमली ट्रीटमेंट से 50% से भी ज़्यादा कैंसर के सर्वाइवल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ज़्यादातर लोग कैंसर के अर्ली वार्निंग सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। 2% से भी कम लोग रूटीन एडवाइजेबल स्क्रीनिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, और 25% से भी कम लोग टाइमली और सेफ सर्जरी करा पाते हैं। समय की मांग यही है कि हम अपना फोकस बदलें और हेल्थ केयर सिस्टम में कैंसर स्क्रीनिंग को एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूप में अपनाएं। हर व्यक्ति को
कैंसर सिम्टम्स, कैंसर मेथड और अर्ली ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक होना चाहिए। मीडिया को भी रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी स्क्रीनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए और सभी को कलेक्टिव एफर्ट्स करने चाहिए। यही समय है कि हम कैंसर प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग और टाइमली ट्रीटमेंट के ब्रेक थ्रू को पहचानें और अकॉर्डिंगली अपनाएं, बजाय कि मीडिया की हाइप में फंसकर एक ओवररेटेड वैक्सीन ब्रेक थ्रू को फॉलो करें।